आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और एक यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज का हार्ट पर क्या इफेक्ट होता है, एक्सरसाइज से हार्ट के वेरियस सिस्टम्स पर क्या इफेक्ट होता है, हार्ट के वेरियस पोर्शंस पे, चाहे वैल्व्स हो, चाहे मसल्स हो, चाहे नलियाँ हो, चाहे ब्लॉकेजेस हो, कोलैटरल्स हो, क्या क्या हर सिस्टम पे स्पेसिफिक इफेक्ट होता है एक्सरसाइज का, उस बारे में हम बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा, इसलिए इसे एंड तक देखिए। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज हार्ट के सिस्टम्स को किस तरह से अफेक्ट करता है। हर एक सिस्टम को सेपरेटली एनालाइज करेंगे। हमने ऑलरेडी हार्ट कार्डियक पेशेंट्स में एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के प्रिकॉशंस के बारे में सेपरेट वीडियो किया है। डायबिटिक पेशेंट में एक्सरसाइज के लिए वीडियो किया है। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में एक्सरसाइज के लिए सेपरेट वीडियो किया है, जिसे आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज स्पेसिफिकली ओवरऑल इन जनरल एक्सरसाइज का ओवरव्यू रखेंगे कि एक्सरसाइज का हार्ट पेशेंट्स में अलग अलग सिस्टम्स पर क्या इफेक्ट होता है। बेसिकली हार्ट जो है एक मसल टिश्यू है जो पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है। हार्ट जब फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पूरे शरीर में ब्लड को पुश आउट करता है। बेसिकली है तो वो भी मसल, जैसे हाथ पाँव की मसल्स होती है, हम एक्सरसाइज करते हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, ये सब भी मसल्स है। ये वॉलंटरी मसल्स होती हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन जिसमें वो होगा या नहीं हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में है। हार्ट की मसल इनवॉलंटरी कंट्रोल में हमारी नहीं रहती है, उसमें इलेक्ट्रिकल करंट आता रहता है। करंट अपने हिसाब से उसको बीट करता रहता है। जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से बॉडी उसको स्टिमुलस देता है और उस हिसाब से हार्ट बीट करता है। यानी कि अगर हम चलना फिरना, दौड़ना या कोई मेहनत का काम कर रहे हैं तो हार्ट की गति ज़्यादा होगी। अगर हम बैठे बैठे कोई काम नहीं कर रहे हैं या रात को सो रहे हैं तो हृदय की गति कम होगी। जो लोग रेगुलरली ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं उनका हार्ट का मसल का ताकत बढ़ जाएगा। जो लोग रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं उनका हार्ट का मसल का ताकत थोड़ा कम रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है और ये बहुत क्लोजली रेगुलेटेड और मॉड्यूलेटेड रहता है। पूरी बॉडी में इसे कंट्रोल किया जाता है ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। अगर किसी व्यक्ति कोई सो रहा है और उस समय हार्ट रेट 130 हो और जब वो मेहनत कर रहा है तब हार्ट रेट 30-40 हो तो पूरा सिस्टम उल्टा सीधा हो जाएगा। सारा सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे, व्यक्ति हार्ट फेलियर में चला जाएगा। ये चीज़ों को मॉड्यूलेट करने के लिए बॉडी में एक बहुत ही क्लोजली मैच सिस्टम रहता है। हार्ट पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है और सारे सिस्टम्स उसको एक्टिवेट करते हैं। एक्सरसाइज का हार्ट फंक्शनिंग पर काफ़ी क्लोज कोरिलेशन रहता है। बेसिकली जिस तरह से हम मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में ताकत आती है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, उनमें पोषण मिलने से या एक्सरसाइज मिलने से उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। रेगुलर जो लोग जिम करते हैं उनकी बॉडी बढ़ जाती है, साइज़ बढ़ जाता है, मसल्स की थिकनेस बढ़ जाती है, मसल का मास बढ़ जाता है। हार्ट का भी वैसा ही है। जितना ज़्यादा हम हार्ट को स्ट्रेस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करवाते हैं, उतना हार्ट का भी मसल मास बढ़ जाता है। कुछ केसेस में ये मसल मास बढ़ना अच्छा होता है, फिजियोलॉजिकल होता है, कुछ इसमें पैथोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल मतलब जब हम एक्सरसाइज करके मेहनत करवा के हार्ट का मसल मास बढ़ा रहे हैं तो वो फिजियोलॉजिकल है, उससे हार्ट को फ़ायदा होगा। हार्ट स्टिफ नहीं होगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा, उसमें ताकत तो बढ़ जाएगी, लेकिन वो जड़ नहीं हो जाएगा, स्टिफ नहीं हो जाएगा, उसमें फेलियर डेवलप नहीं हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हार्ट इतना ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, इतना मास तो बढ़ जाता है। अब जैसे हार्ट को समझ लीजिए किसी ख़राब वैल्व के थ्रू अगर ब्लड को पुश करना है तो वहाँ पे भी हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अगर हार्ट का खुद का प्रेशर 120 है और वैल्व का जो ग्रेडियंट है वो 80 है तो हार्ट को 200 प्रेशर पर ब्लड को पुश करना पड़ेगा, तभी वो 120 का प्रेशर जनरेट कर पाएगा। सिमिलरली अगर कोई हार्ट की नली में कोई रुकावट है तो हार्ट को और डबल, जैसे कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है, हार्ट को उसके प्रेशर ग्रेडियंट को कवर करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, डबल मेहनत करना पड़ता है। ताकत इसमें भी हार्ट की बढ़ती है, मसल टिश्यू इसमें भी हार्ट का बढ़ता है, मसल की थिकनेस इसमें भी हार्ट की बढ़ती है। लेकिन ये पैथोलॉजिकल है क्योंकि इसमें हार्ट स्टिफ हो जाता है, जड़ हो जाता है और धीरे धीरे करके हार्ट फेलियर हो जाता है। यानी उसकी हार्ट की मसल टिश्यू तो बढ़ जाती है लेकिन वो बॉडी के लिए पॉजिटिवली काम नहीं करती है, नेगेटिवली काम करती है, हार्ट को नुकसान करती है, हार्ट फेलियर में चला जाता है। और वैसे केसेस में जो वैल का रुकावट है, नली का रुकावट है, उसको ठीक करने से वापस हार्ट की नली, हार्ट का जो थिकनेस है मसल का, वो वापस नॉर्मलाइज हो जाता है, बेटर हो जाता है और लॉन्ग टर्म हार्ट फेलियर जो हुआ है वो कुछ हद तक रिवर्स किया जाता है। पूरी तरह से रिवर्स तो नहीं होगा लेकिन काफ़ी हद तक उसे रिवर्स किया जा सकता है। काफ़ी केसेस में पूरी तरह रिवर्स भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हार्ट में का एक्सरसाइज दो तरह से होता है। कोई भी कारण से हार्ट की नली में रुकावट हो तो भी हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या ओवरऑल पूरे शरीर में ब्लड रिक्वायरमेंट बढ़ जाए बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज या बिकॉज ऑफ कोई काम वगैरह या मेहनत का काम वगैरह करने से, तो वैसे भी हार्ट की ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और वैसे में हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम एक्सरसाइज करवा के और मेहनत करके अगर हार्ट की ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ाते हैं, हार्ट की थिकनेस उससे बढ़ती है तो वो हार्ट के लिए बेनिफिशियल है। कोई रुकावट करके या हार्ट के फ्लो को प्रॉब्लम करके या हार्ट के लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करके अगर हम मसल की थिकनेस को बढ़ाते हैं तो पैथोलॉजिकल है, हार्ट को नुकसान करती है। सेकेंड चीज़, हार्ट का ऑक्सीजन डिमांड
का क्या फ़र्क पड़ता है। यूजुअली अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा। जो हम गहरी गहरी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, दौड़ते भागते हैं, तो हम गहरी गहरी सांस ले लेते हैं। गहरी सांस लेने का पर्पज़ ये है कि पूरी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। नॉर्मल रेस्पिरेशन में वो उसको मीट नहीं कर सकते जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरे शरीर के हर मसल की हो जाती है। तो वैसे केस में ब्रेन जो है एक स्टिमुलस भेजता है रेस्पिरेटरी सेंटर को, रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और हर मिनट में आपकी श्वास गति बढ़ जाती है। तो उसी तरह जिस तरह पूरे शरीर की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, हार्ट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। और अगर हम सडनली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अमाउंट में कर लेते हैं तो हार्ट की गति भी बढ़ जाती है और हार्ट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। यानी अगर हम वैसे तो चुपचाप बैठे हुए कोई काम नहीं कर रहे, सडनली लेकिन हम सीढ़ी चढ़ के आ गए तो हृदय गति बढ़ जाएगी, हार्ट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। वैसे केसेस में अगर किसी को हृदय की नली का ब्लॉकेज है तो वहाँ उसको सांस फूलेगी, दर्द होगा, छाती में घबराहट होगी, छाती में भारीपन लगेगा, हार्ट का पेन चालू हो जाएगा। ये टिपिकल सिम्टम है जो डिफ्रेंशिएट करता है हार्ट की नलियों के ब्लॉकेज वाले पेशेंट्स को, जिनको कोई मस्कुलर पेन हो रहा हो या शारीरिक पेन हो रहा हो उससे डिफरेंशिएट करता है, या साइकोलॉजिकल पेन होता है उससे डिफरेंशिएट करता है। हार्ट का पेन चलने फिरने पर होने का कारण यही है कि उस समय ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ब्लॉकेज है तो उतना ब्लड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, तो वहाँ लैक्टिक एसिड बनता है। ये लैक्टिक एसिड जब वो इकट्ठा होता है तो ब्रेन के नर्व रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है और ब्रेन में पेन का मैसेज जाता है। तो हार्ट का पेन भी चलने फिरने पर ही ज़्यादा होता है। अक्यूट एक्सरसाइज करने पर हार्ट के लिए बहुत अच्छा नहीं है, हृदय की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ब्लॉकेज वाले पेशेंट के लिए नुकसानदायक है। जब हम रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं तो धीरे धीरे बॉडी के मसल का तो मैंने आपको बताया कि मसल की थिकनेस बढ़ जाती है और मसल में स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, ये इसका फ़ायदा होता है। इसे नॉर्मल टर्म्स में हम एथलीट्स हार्ट बोलते हैं। एथलीट्स हार्ट मतलब हार्ट का थिकनेस तो उसमें भी ज़्यादा रहेगा लेकिन हार्ट जड़ नहीं हो जाएगा, थिक नहीं हो जाएगा। जो एथलेटिक एक्टिविटीज़ करते हैं उनका हार्ट का थिकनेस ज़्यादा रहता है लेकिन वो हार्ट में डायस्टोलिक हार्ट फेलियर या स्टिफनेस वाला हार्ट फेलियर नहीं होता है। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं और कोई बीमारी की वजह से या कोई पैथोलॉजी की वजह से या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से या कोई वायरस इन्फेक्शन की वजह से हार्ट की थिकनेस बढ़ जाती है, वहाँ पर हार्ट में स्टिफनेस डेवलप हो जाती है, हार्ट भले थिक है लेकिन वो काम नहीं कर पाता है और उसमें हार्ट फेलियर हो जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझे तो वैसा ही है कि 100 किलो वजन अलग अलग व्यक्ति में भी हो सकता है। एक आदमी जो बहुत मोटा है उसका भी वजन 100 किलो हो सकता है और एक आदमी जो बहुत मस्कुलर है जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर या इस तरह का कोई मस्कुलर आदमी है उसका वजन भी 100 किलो हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर मस्कुलर आदमी का वजन 100 किलो है तो वो 100 किलो मसल मास है, तो वैसा आदमी की स्टिफनेस नहीं होगी, वो आदमी में ताकत रहेगी, वो सब काम कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली कई लोग अगर बहुत फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज नहीं करते तो बहुत मसल मास हो जाता है तो बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, पर वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज पर डिपेंड करता है। पर जो 100 किलो का या 125 किलो का किसी का वजन है और वो मोटापे की वजह से हो रहा है, डेफिनेटली उसकी कार्य क्षमता कम होगी, उसकी मसल्स की ताकत कम होगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी तो वैसे भी कम होगी। तो दोनों का वजन उतना ही है, दोनों में मसल बॉडी वेट उतना ही है, लेकिन एक आदमी को मसल की वजह से, एक आदमी को फैट की वजह से। हार्ट में भी वैसे है कि अगर हार्ट में ऑब्वियसली फैट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हार्ट में भी अगर चौड़ाई जो है वो बीमारी की वजह से हुई है तो हार्ट स्टिफ हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा और फेलियर में जाएगा। अगर वो एक्सरसाइज की वजह से, पॉजिटिव स्टिमुलस की वजह से हुआ है तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। अब बात करेंगे एक्सरसाइज का इफेक्ट हृदय की गति पर। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनकी हृदय की गति कम हो जाती है, इसे इंक्रीज वेगल टोन की वजह से होता है। हृदय की गति रेगुलरली एक्सरसाइज करने वाले वो लोग या जो लोग फिजिकली एक्टिव हैं उनकी हार्ट रेट, नॉर्मल व्यक्ति की हार्ट रेट अगर 70-75 के आसपास होती है तो वैसे हार्ट रेट उनकी 50-55 या 60 के आसपास हो जाती है। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे उतना आपकी हार्ट रेट कंपेरेटिवली कम हो जाएगी। इसे हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसे हार्ट की ताकत बहुत बढ़ गई तो उसको 1 मिनट में उतने बार काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो हार्ट रेट उसमें कम भी अगर हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि 1 मिनट में 50 बार धड़क के भी हार्ट उतना ही काम कर पा रहा है जितना नॉन एक्सरसाइजिंग व्यक्ति का 80 बार या 90 बार धड़क के कर रहा है। तो फिजिकल एक्टिव जो लोग रहते हैं उनका हार्ट रेट कंपेरेटिवली कम होता है। ये बीमारी का साइन नहीं है। अगर 40 से नीचे किसी का हार्ट रेट हो जाए तो टेंशन का इश्यू हो सकता है। अगर नॉर्मल व्यक्ति का हार्ट रेट अगर 50 के आसपास भी है और व्यक्ति को चक्कर वगैरह नहीं आ रहे हैं या कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे तो वो फिटनेस का साइन हो सकता है, बीमारी का साइन नहीं होगा। हर केस में नहीं कह रहा हूँ। अगर नॉर्मल साइनस रिदम है और हार्ट रेट कम है और व्यक्ति एक्टिव है तो वो नॉर्मल माना जाएगा। कभी कभी बीमारी में भी ऐसा हो सकता है, वो अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह से उसको इवैल्यूएट किया जाता है, उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। पर अगर कोई आदमी की हार्ट रेट कम है और वो बहुत एक्टिव है तो दैट इज़ अ गुड साइन।
नॉट अ बैड साइन, और हार्ट रेट कम होना स्ट्रेस की रिस्पॉन्स में या काम की वजह से नॉर्मल है। वैसे लोगों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप ट्रेडमिल टेस्ट करके देख सकते हो कि ट्रेडमिल पर उनको दौड़ा के एक्सरसाइज के दौरान उनकी हार्ट रेट कितनी बढ़ रही है, जिसे क्रोनोट्रोपिक कॉम्पिटेंस असेसमेंट बोलते हैं। वैसा करके आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि उनकी हार्ट रेट का रिस्पॉन्स नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो हमने सीखा कि हार्ट का मसल थिक हो जाएगा, हार्ट की स्टिफनेस बीमारी की वजह से तो बढ़ जाएगी, अदरवाइज स्टिफनेस नहीं बढ़ेगी, हृदय की गति कम हो जाएगी एक्सरसाइज से। तीसरा चीज़ है इफेक्ट ऑन वैल्व्स। वैल्व्स पर यूजुअली अगर किसी को वैल्व की बीमारी है या वैल्व ज़्यादा सिकुड़े हुए हैं तो वैसे केसेस में वैल्व्स पर घर्षण ज़्यादा होगा और वैल्व्स जल्दी डैमेज होंगे। ये ज़्यादातर वैसे केसेस में एप्लीकेबल है जहाँ रोमैटिक हार्ट डिजीज़ या वैल्व्स की ऐसी बीमारी है जहाँ वैल्व्स में फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है। तो वैसे लोगों में एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा विग्रसली करना कई बार नुकसानदायक है। ऑब्वियसली ऐसे लोगों में भी हार्ट फेलियर अगर है तो एक्सरसाइज करना अच्छा है, क्योंकि हार्ट फेलियर अगर है तो एक्सरसाइज करने से आपको थोड़ा स्टैमिना बढ़ेगा, लेकिन वो वैल्व्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। खासकर अगर वैल्व्स नॉर्मल काम कर रहे हो तो वो अच्छा काम करेंगे, पर फ्रिक्शन है या उसकी मूवमेंट खराब है तो ज़्यादा एक्सरसाइज करने से उल्टा वो डैमेज होंगे, जल्दी खराब होंगे। यही कारण है कि खराब वैल्व्स यानी जो डिजीज्ड वैल्व्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव लोगों में जल्दी ख़राब होते हैं और उम्र दराज लोगों में कम ख़राब होते हैं। टिश्यू वाले प्रोस्थेटिक वैल्व जो यंग पेशेंट में लगाते हैं वो जल्दी बिगड़ जाते हैं, उम्र दराज पेशेंट में लगाते हैं तो ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उनको यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा बार हार्ट को मेहनत करना पड़ेगा, ब्लड ज़्यादा प्रेशर से पुश होगा, उतना जल्दी बीमार वैल्व ख़राब होगा। नॉर्मल वैल्व्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब बात करेंगे नलियों के बारे में। यूजली एक्सरसाइज करने से हृदय की नलियाँ थोड़ी डायलेट होती है। बॉडी में एंडोथेलियम जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जिसकी वजह से नलियाँ थोड़ी डायलेट होती है, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। अगर नलियाँ नॉर्मल है तो और एंडोथेलियम का फंक्शन नॉर्मल है तो हृदय की गति कुछ डायलेट होगी, परमानेंटली डायलेटेड नहीं रहेगी। जितने टाइम आप एक्सरसाइज करोगे और हार्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वो थोड़ी सी डायलेट हो जाएगी। जब आप एक्सरसाइज बंद कर दोगे रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, आपने 10-15 मिनट रेस्ट कर लिया तो वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। तो एक्सरसाइज करने से थोड़ा सा डायलेशन होगा, बहुत ज़्यादा डायलेशन हो जाएगा कि ब्लॉकेज खुल जाएगा, वैसा नहीं है। काफ़ी लोग हमें ये भी पूछते हैं कि हृदय की नली के ब्लॉकेजेस पर क्या फ़र्क पड़ता है। ब्लॉकेजेस यूजली एक्सरसाइज से कम नहीं होते हैं, नलियाँ थोड़ी डायलेट होती हैं, ब्लड सप्लाई थोड़ा इंप्रूव होता है। ब्लॉकेज बढ़ने का प्रॉब्लम कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, पर इट डज नॉट गारंटी कि आपका ब्लॉकेज खुल ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत एक्सपेक्ट करिए। अगर आपका 80% ब्लॉकेज है और आपने 5 साल भी एक्सरसाइज किया तो वो 80 से 90 ही जाएगा, वो 80 से 50 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ज़्यादातर जिन लोग को नलियों की बीमारियां होती है वो ये बिल्कुल नहीं मान के बैठे कि मेरा आज के डेट में अगर 80% ब्लॉकेज है तो कम हो के 50% हो जाएगा। ऐसा यूजली नहीं देखा जाता है, वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। हाँ, एक्सरसाइज करने से आपके कोलैटरल्स अच्छे खुल जाते हैं, आपका ब्लॉकेज बढ़ने का चांस कुछ कम हो जाता है, नलियों की टेंडेंसी या नली की तासीर कुछ हद तक इंप्रूव हो जाती है, दवाओं से रिस्पांस अच्छा हो जाता है, मेडिसिन से रिस्पांस ओवरऑल आपकी बॉडी की तासीर पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आपकी तासीर अच्छी होगी वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है और आपके मेडिसिन का रिस्पॉन्स कंपेरेटिवली बेटर होगा। 2 आदमी जिसको आप सेम मेडिसिन देते हो और हर आदमी में सेम असर करेगा वैसा ज़रूरी नहीं है। जितना इफेक्टिव एक्टिव एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति उसमें कंपेरेटिवली बॉडी का रिस्पॉन्स शायद बेटर रहेगा। लास्ट में बात करेंगे कोलैटरल्स के बारे में। एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे टू ओपन अप कोलैटरल। जितना ज़्यादा विग्रसली और जितना एक्सरसाइज आप करेंगे उतना आपकी छोटी छोटी ब्रांचेस कोलैटरल्स खुल जाएंगी, जो कि दूसरी नलियों को भी सप्लाई करेंगे और हार्ट की कोशिका में भी ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगा। ये माइक्रो कोलैटरल्स जो हैं बहुत ज़्यादा परफ्यूजन प्रेशर नहीं देते हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं लेके जा सकते हैं। तो इस पर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि मेरी मेन नली बंद हो गई और छोटे कोलैटरल्स खुल रहे हैं तो मेरा काम चल जाएगा, वैसा कम चांस है। पर थोड़ा बहुत काम चलाने के हिसाब से ये आपके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं। आप इनको जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जितना देर तक एक्सरसाइज करेंगे, जितना विगरस एक्सरसाइज करेंगे उतना ये बढ़ेंगी। इस पर से ज़िंदगी चल जाएगी और काम चल जाएगा वैसा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपका हार्ट अटैक होने पर रिस्क कम हो जाएगा और प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये नेचुरल कोलैटरल जो है कुछ हद तक व्यक्ति के लिए लॉन्ग टर्म उनकी प्रोग्नोसिस और उनको मृत्यु का चांस को कम करती है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से अगर इनको बिल्डअप करना है तो एक्सरसाइज ही है। लोग ECP केलेशन थेरेपी और ये सारी चीज़ों को कोलैटरल्स के लिए कहते हैं। आई यूजली डोंट रिकमेंड दीज थिंग्स। आपको एक्सरसाइज ही कीजिए, सबसे सस्ता सबसे चीप तरीका है और 50 तरह से बॉडी को बेनिफिट करता है। तो आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना आपका कोलैटरल्स कंपेरेटिवली थोड़े ज़्यादा खुलेंगे। बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, हार्ट का एंडोथेलियम का हेल्थ इंप्रूव होगा, हार्ट का एंडोथेलियम का फंक्शन इंप्रूव होगा। बाकी सिस्टम्स को तो हार्ट का बेनिफिट, हार्ट के अलावा बाकी सिस्टम्स को तो एक्सरसाइज बेनिफिट करता ही है। ब्रेन को बेनिफिट करता है, लिवर किडनी को बेनिफिट करता है, सेक्सुअल लाइफ को बेनिफिट करता है, आपकी मेंटल हेल्थ को बेनिफिट करता है। हमने उसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो किया जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पर बेसिकली आज हम हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
अब बात करेंगे हार्ट पेशेंट को कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। यूजली हार्ट पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, सडन स्पर्ट्स में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए कि महीना भर कुछ नहीं किया और सडनली एक दिन में आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली और आपका बहुत सांस फूल गई, वैसा नहीं करना। आपको डेली ग्रेडेड बेसिस में एक्सरसाइज बढ़ाना है। बहुत सारे स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि जो लोग सडनली मैराथन दौड़ते हैं, सडनली जिम करके आते हैं, उनकी मृत्यु उस ट्रेन पे सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि सडन स्ट्रेस को हार्ट नहीं झेल पाता। धीरे धीरे करके आप हार्ट का एफर्ट टॉलरेंस बढ़ाएंगे तो वो हार्ट के लिए अच्छा है और धीरे धीरे करके आपका स्टैमिना बढ़ता है, प्रॉब्लम्स आने का चांस कम हो जाता है। आप सडनली एक दिन 20 किलोमीटर दौड़ लिए, बाकी दिन आप आधा किलोमीटर भी नहीं दौड़ रहे हैं, तो दैट इज़ बैड फॉर हेल्थ। आपको रेगुलर बेसिस पे डेली आधा से 1 घंटा वॉकिंग करना है। हम ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं कि सुबह आधा से 1 घंटा आपको वॉकिंग करना है, दिन में एटलीस्ट 1 घंटा निकालिए। जितना ज़्यादा स्पीड में, जितना ज़्यादा ब्रिस्कली आपकी बॉडी को परमिट करे, उस बारे में बात करेंगे। प्रिकॉशंस रिलेटेड टू एक्सरसाइज इन हार्ट फेलियर पर हमने सेपरेट टॉपिक किया है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर एक्सरसाइज को आपको ग्रेडेड वे में बढ़ाना है। जितना ज़्यादा आप उसको एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्टैमिना बढ़ेगा। आपका मेन एक्सरसाइज का पर्पस ही ये है कि हार्ट का स्टैमिना बढ़ाना, हार्ट की ताकत बढ़ाना, हार्ट की वीकनेस को इंप्रूवाइज करना। आप अगर पार्क में आधा घंटा धीरे धीरे अगर चल रहे हैं तो उसमें आपकी सांस नहीं फूलेगी, स्टैमिना नहीं बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होगा। आप जितना विगरसली और जितना स्ट्रांगली एक्सरसाइज करते हैं, जितना ज़्यादा दौड़ते भागते हैं, जितना सांस फूलती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उतना फायदा होगा। अक्यूट हार्ट फेलियर में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अक्यूट हार्ट फेलियर और अक्यूट हार्ट अटैक में हार्ट ज़्यादा सेंसिटिव होता है। उस समय आपको धीरे धीरे करके उसको बढ़ाना है, अपनी स्टैमिना को। ऐसा नहीं करना है कि कल मेरे को हार्ट फेलियर हुआ, कल एडमिशन हो गया और अगले दिन हम गए और 5 किलोमीटर दौड़ के आ गए, तो उस दिन आपके प्रॉब्लम्स होने का चांस, मृत्यु होने का चांस बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि उस दिन हार्ट का स्टैमिना नहीं रहेगा उतना स्ट्रेस झेलने का। सडन हार्ट अटैक आया तो आप 2 दिन के बाद मैराथन दौड़ के आ गए, वैसा नहीं करिए। उस टाइम पे आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी ए फॉर एप्पल से फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी और धीरे धीरे करके अपने लेवल्स को बढ़ाना पड़ेगा। पहले स्लो चलिए, फिर थोड़ा फास्ट, फिर थोड़ा फास्ट, ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 मंथ्स उसको बढ़ाइए। एक्सरसाइज का स्टैमिना उस समय आपको 10 दिन में या 1 महीने में फुल कर लेना है, वैसा नहीं है। आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको इंप्रूवाइज करने की कोशिश करनी है। मेरे इस टॉपिक का बेसिक पर्पस ये था कि एक्सरसाइज का हार्ट के सिस्टम पर क्या रोल है, उस बारे में बेसिक्स हमने बात की। हार्ट के वेरियस सिस्टम्स को एक्सरसाइज कैसे इफेक्ट करता है, उसका क्या रोल है, उस बारे में बात की। एक्सरसाइज के प्रिकॉशंस और एक्सरसाइज के अलग अलग सिस्टम्स पे क्या इफेक्ट है और कौन कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छी है, उस पर हम अलग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी इस पर सेपरेट वीडियोस किए जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज के टॉपिक का बस बेसिक पर्पस था कि हार्ट के वेरियस सिस्टम्स पर एक्सरसाइज का क्या रोल है। मेरे चैनल का बेसिक पर्पस ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लाते हैं, ताकि इस तरह का कंटेंट के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान होता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसको बीमारी को बेटर मैनेज कर सके, बीमारी को समझ सके, अपने पेशेंट को बेटर मैनेज कर सके, उनकी लाइफ को बेटर बना सके। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरीज और सजेशंस हैं जो आप या कोई टॉपिक्स है जो आप चाहते हैं हम अपने चैनल पर डिस्कस करें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा, और उम्मीद करूंगा कि एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको टॉपिक से क्लियर हुआ होगा और आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में पता चले होंगे। हार्ट पर एक्सरसाइज के रोल के बारे में आपको कुछ आइडिया हुआ होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट करूंगा। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।